हेलो क्लास, मेरा नाम है विद्या चौहान और आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ सल्तनत कालीन स्थापत्य, साहित्य कला, कर व्यवस्था, उनकी राजधानियों को, सैन्य संगठन को। इससे पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 राजवंशों को अच्छे से पढ़ चुके हैं। 5 राजवंशों को ट्रिक के माध्यम से पढ़े हैं। गुलाम, खिलतू, सैलोमे, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो उनके शासनकाल में कौन कौन से स्थापत्य हुए, साहित्य कला कैसा था, कौन कौन से कर लगाए उन्होंने, अपनी राजधानी कौन से शासक ने कौन से शहर की स्थापना की, कौन सी राजधानी बनाई, कैसे उनकी सैन्य व्यवस्था थी, इन सबको आज पढ़ने वाले हैं। सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल है 1206 से 1526 ईस्वी तक। 5 राजवंशों ने शासन किया है। अब देखते हैं सल्तनत कालीन स्थापत्य। इससे पहले ये जान लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था तुगलक ने। तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किए थे और तुगलक वंश के संस्थापक हैं गयासुद्दीन तुगलक। और सबसे कम समय तक शासन किए थे खिलजी, गुलाम, खिलतू, सैलोमे। अर्थात कितने समय तक खिल सकता है, तो बहुत ही कम समय तक खिला, तो खिलजी कम समय तक और तुगलक अधिक समय तक शासन करते हैं। सल्तनत कालीन स्थापत्य को देखते हैं कि कौन से शासक ने कौन से स्थापत्य की निर्माण किए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक। और सबसे अंतिम शासक हैं इब्राहिम लोदी। इसको अच्छे से याद रखिए क्योंकि अंतिम शासक कौन है और प्रथम शासक कौन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। इनके स्थापत्य को देख लेते हैं। कुतुब मीनार की नींव रखते हैं सिर्फ। कुतुब मीनार की नींव रखते हैं अपने गुरु शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर, ना कि अपने नाम पर। कुतुब मीनार की नींव रखते हैं शेख ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये एक मस्जिद है, ये है अजमेर में। और कुतुब मीनार है दिल्ली में। उसके बाद है इनका तीसरा स्थापत्य कुव्वत उल इस्लाम। यह एक मंदिर है, मंदिर को तोड़वा कर वे मस्जिद का निर्माण करवाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला है कुतुब मीनार, दूसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा और तीसरा है कुव्वत उल इस्लाम। ये दोनों है दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर में। अब देखते हैं इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव तो रखते हैं पर तीसरी व चौथी मंजिल का निर्माण करवाते हैं इल्तुतमिश। मंजिल का निर्माण करवाते हैं इल्तुतमिश, जबकि 5वीं मंजिल व आखिरी मंजिल का निर्माण करवाते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये है फिरोज शाह तुगलक 5वीं मंजिल व अंतिम मंजिल का निर्माण करवाते हैं। 5वीं व अंतिम मंजिल का निर्माण करवाते हैं कुतुब मीनार के 5वीं व अंतिम मंजिल का। और कुतुब मीनार की टोटल हाइट है 73 मीटर। इसकी हाइट है 73 मीटर।
इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की तीसरी व चौथी मंजिल का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद है सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अपने पुत्र की याद में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाते हैं इल्तुतमिश। सुल्तानगढ़ी का मकबरा भारत का पहला मकबरा है। ये इनके शासनकाल में भारत में पहला मकबरा बना था इल्तुतमिश के काल में। सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाते हैं दिल्ली में अपने पुत्र की याद में। उसके बाद है बलबन। इनकी नीति थी रौह लख्त की नीति, सिरदा पैबोस की नीति। ये राजत्व के सिद्धांत पर चलते थे बलबन। इनका स्थापत्य है लाल किला। लाल किला का निर्माण करवाया था बलबन ने। कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली सल्तनत के अधिकतम शासकों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, इसीलिए इस काल का नाम पड़ा दिल्ली सल्तनत काल। बलबन का स्थापत्य है लाल किला जो है दिल्ली में। अब देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने किलाखोरी या किलोखरी का निर्माण करवाया। किलोखरी महल का निर्माण करवाते हैं जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी हैं खिलजी वंश के संस्थापक। अलाउद्दीन खिलजी ये है खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासक। ये कुतुब मीनार के प्रांगण में अलाई दरवाजा का निर्माण करवाते हैं। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाते हैं कहाँ? दिल्ली में कुतुब मीनार के प्रांगण में। शीरी महल का निर्माण करवाते हैं। शीरी महल का निर्माण करवाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद है जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाते हैं अलाउद्दीन खिलजी। यह 1000 खंबे पर खड़ा एक महल है। जमात खाना मस्जिद 1000 खंबे पर खड़ा महल है। उसके बाद देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, या इन्हीं का नाम है जूना खां या जौना खां। गयासुद्दीन तुगलक अर्थात गाजी मलिक के पुत्र। जौना खां, जूना खां, इनके नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जूना खां किसका नाम है। तो जूना खां या जौना खां है मोहम्मद बिन तुगलक और ये पुत्र है गयासुद्दीन तुगलक के। अपने ही पिता की हत्या कर देते हैं। उन्हें लकड़ी के महल में दबवा कर मार देते हैं और गद्दी प्राप्त करते हैं। किसके कहने पर? अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के कहने पर ये अपने पिता की हत्या कर देते हैं। तो इनके गुरु हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया। इनका मकबरा बनवाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरे का निर्माण करवाते हैं जौना खां, जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद है ये बसाते हैं दौलताबाद शहर। दौलताबाद शहर का निर्माण करवाते हैं, शहर बसाते हैं और उसको अपनी राजधानी बनाते हैं। ये दिल्ली को अपनी राजधानी बनाए रहते हैं। उसके बाद अपनी प्रजा को करते हैं कि नहीं अब चलते हैं देवगिरी को अपनी राजधानी बनाते हैं। और देवगिरी है दौलताबाद का प्राचीन नाम। देवगिरी
दौलताबाद का प्राचीन नाम है देवगिरी। इस देवगिरी में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए और दक्षिण में हो रहे विद्रोह का दमन करने के लिए दौलताबाद शहर बसाते हैं और उसको अपनी राजधानी बनाते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है पागल सुल्तान, और बर्नी कहते हैं प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिली। इनके मरने के बाद यही कहते हैं, क्योंकि अपने प्रजा पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक सारे सुल्तानों में सबसे अधिक विद्वान व शिक्षित थे, इसीलिए इनका दिमाग बहुत चलता था, अर्थात अलग अलग करने के लिए ये तैयार रहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक तो हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरे का निर्माण करवाते हैं और दौलताबाद शहर बनाते हैं और उसको अपनी राजधानी बनाते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक 5वीं व अंतिम मंजिल का निर्माण करवाते हैं। उसके बाद है 5 शहर प्लस 5 नहर का निर्माण करवाते हैं फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार के 5वीं व अंतिम मंजिल का निर्माण करवाते हैं फिरोज शाह तुगलक। और 5 शहर जैसे फिरोजपुर, फिरोजाबाद और जौनपुर किसने बसाया, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जौनपुर बसाया था फिरोज शाह तुगलक अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक व जूना खां या जौना खां के याद में। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठते हैं। जिस दिन इसकी मृत्यु होती है उसी दिन फिरोज शाह गद्दी पर बैठते हैं। सिंध प्रांत के थट्टा क्षेत्र में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था पहली बार। फिर आते हैं अपनी राजधानी, फिर राज्याभिषेक करवाते हैं। उसके बाद ये हौज खाना का निर्माण करवाते हैं। फिरोज शाह तुगलक कुतुब मीनार के 5वीं व अंतिम मंजिल का निर्माण करवाते हैं और 5 शहर व 5 नहर का निर्माण करते हैं फिरोज शाह तुगलक। हौज खाना का भी निर्माण करते हैं फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद आते हैं सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर बसाते हैं और उसको अपनी राजधानी बनाते हैं। उसके बाद आते हैं गयासुद्दीन तुगलक। ये है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति गाजी मलिक, तुगलक वंश के संस्थापक। ये बसाते हैं तुगलकाबाद शहर। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, इनका अन्य नाम है, वास्तविक नाम है गाजी मलिक। ये बसाते हैं तुगलकाबाद शहर और यही गयासुद्दीन तुगलक हैं जौना खां के पिता, तुगलक वंश के संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार 2.5 दिन का झोपड़ा, कुवत उल इस्लाम। उसके बाद है इल्तुतमिश, कुतुब मीनार का 3रा व 4था मंजिल का निर्माण करवाते हैं। सुल्तानगढ़ी मकबरे का निर्माण करवाते हैं। बलबन, लाल किला दिल्ली, जलालुद्दीन खिलजी किलोखरी महल का निर्माण, अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा, सीरी का महल और जमात खाना मस्जिद। उसके बाद देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, हजरत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, दौलताबाद शहर बसाया व राजधानी बनाया। फिरोज शाह तुगलक कुतुब मीनार के 5वीं व अंतिम मंजिल का निर्माण, 5 शहर 5 नहर बसाया और हौज खाना का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर की स्थापना करते हैं और अपनी राजधानी बनाते हैं। 9वें है गयासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद शहर बसाया।
गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मोहम्मद बिन तुगलक के पिता। अब देखते हैं सल्तनत कालीन साहित्य कला और कर व्यवस्था को। प्रमुख रचनाएं को देखेंगे, साहित्यकार को देखेंगे और विशेष बात क्या है। तो सबसे पहले है किताब उल हिंद, इसके राइटर हैं अल बरूनी, अरबी भाषा में। अब बस ये ट्रिक लगा सकते हैं कि ये अल बरूनी की है और अरबी भाषा में है। उसके बाद है तारीखे फिरोज शाही और फतवा ए जहादारी, ये दोनों के राइटर हैं बरनी, और कौन से भाषा में? तुर्की भाषा में। तारीखे फिरोज शाही और फतवा ए जहादारी। जब फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रहते हैं, दरबारी कवि थे बरनी, तब उन्होंने लिखा था तारीखे फिरोज शाही अरे तुर्की भाषा में। उसके बाद है फुतुहाते फिरोज शाही, इसके राइटर है फिरोज शाह तुगलक। ये है आत्मकथा और इसके राइटर है फिरोज शाह तुगलक। फुतुहाते फिरोज शाही। उसके बाद है किताब उल रहला, इसके राइटर है इब्ने बतूता, जो आए थे अफ्रीका के मोरक्को से भारत, किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, या इन्हें ही कहते हैं जूना खां या फिर जौना खां। इनके काल में आए थे अफ्रीका के मोरक्को से इब्ने बतूता, और उनकी रचना है किताब उल रहला। यह है, इसमें मिलता है यात्रा वृत्तांत की जानकारी। किताब उल रहला में तुगलक वंश के डाक व्यवस्था, बेहतर डाक व्यवस्था का जानकारी मिलती है। शोर के साथ, नगाड़ों के शोर के साथ एक स्त्री के सती होने की जानकारी मिलती है किताब उल रहला किताब से। उसके बाद है तबकात ए नासरी, इसके राइटर हैं मिनहाज उल सिराज। उसके बाद है चचनामा, राइटर है अली अहमद और भाषा है अरबी भाषा। आ से अली, आ से अरबी, ऐसे याद रख सकते हैं। बरनी का तो याद हो जाएगा क्योंकि दोनों ही तुर्की भाषा में है। तारीखे फिरोज शाही, फतवाते जहादारी। किताब उल हिंद अल बरूनी, आ से अल बरूनी, आ से अरबी। फतवाते फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक लिखते हैं अपनी आत्मकथा। किताब उल रहला इब्ने बतूता है, यात्रा वृत्तांत की जानकारी मिलती है। उसके बाद है तबकात ए नासरी, इसके साहित्यकार हैं मिनहाज उल सिराज। चचनामा अली अहमद, कौन से भाषा में? अरबी भाषा में। अब देखेंगे कर व्यवस्था को डिटेल से। सल्तनत कालीन कर व्यवस्था में है जजिया कर, जकात कर, खुम्स कर, घरई कर, चराई कर, उस्र कर। उसके अलावा है सिंचाई कर। सबसे पहला है जजिया कर। जजिया कर लिया जाता था गैर मुसलमानों से, गैर मुसलमानों से, अर्थात जजिया कर मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, हिंदू अन्य लोगों से लिया जाता था। इनमें ब्राह्मण, स्त्री व बुजुर्गों, प्लस अपंगों से भी नहीं लिया जाता था जजिया कर। जजिया कर लिया जाता था गैर मुसलमानों से, ब्राह्मण, स्त्री, बुजुर्गों व अपंगों से भी नहीं लिया जाता था जजिया कर। लेकिन फिरोज शाह तुगलक प्लस
सिकंदर लोदी, जिनका अन्य नाम है निजाम खां, बहलोल लोदी के पुत्र सिकंदर लोदी, ये सभी से लेते थे। फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, ये दोनों लेते थे सभी से, मुसलमानों से भी लेते थे, ब्राह्मणों से भी, स्त्रियों से भी, बुजुर्गों से, अपंगों से, हिंदुओं से, हर एक वर्ग से लेते थे फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी जजिया कर। उसके बाद आता है दूसरा है जकात कर। जकात कर लिया जाता था मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है जकात कर। मुसलमानों के संपत्ति का 40वां भाग। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है जकात कर। उनके संपत्ति का 40वां भाग लिया जाता था। उसके बाद आता है खुम्स कर। खुम्स कर है धन से लूटा गया, धन से लिया जाने वाला कर। तो 1/5 भाग, 1/5 भाग लेते थे सुल्तान अर्थात राजा, प्लस 4/5 भाग लेते थे उनके सैनिक जो लूटने गए थे धन को। तो सैनिक लेते थे 4/5 भाग। पर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक 4/5 भाग अपने लिए रखते थे और 1/5 भाग सैनिकों को देते थे। अलाउद्दीन खिलजी प्लस मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक लेते थे लूटे हुए धन का 4/5 भाग और सैनिकों को देते थे 1/5 भाग। ठीक इसके उल्टा अन्य जो शासक थे 1/5 भाग अपने के लिए रखते थे और 4/5 भाग अपने सैनिकों को देते थे। पर अलाउद्दीन खिलजी प्लस मोहम्मद बिन तुगलक 4/5 भाग लेते थे और 1/5 भाग अपने सैनिकों को देते थे। कारण था नगद वेतन, अपने सैनिकों को नगद वेतन देते थे। कहीं भी अभियान चलाने से पहले मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी पहले से अपने सैनिकों को वेतन दे देते थे, इसीलिए उन्हें ज़्यादा धन नहीं देते थे लूटे हुए धन का। उसके बाद आता है उस्र कर। ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। और खराज है हिंदुओं से अर्थात गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। बस इसमें कंफ्यूज मत होइए। खराज है गैर मुसलमानों से और उस्र है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। दोनों ही भूमि कर है। एक गैर मुसलमान से लिया जाता था, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है, और उस्र है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। दोनों भूमि कर है, एक गैर मुसलमानों से और उस्र है मुसलमानों से। उसके बाद है घराई कर। घराई कर अर्थात घर पर टैक्स, झोपड़ी या फिर इसे ही कहते हैं घर पर लिया जाने वाला कर है। उसके बाद है चराई कर। दुधाधारी पशुओं पर लिया जाने वाला कर है चराई कर। दुधाधारी पशुओं से लिया जाने वाला चराई कर। उसके बाद है सिंचाई कर, या सिंचाई कर को ही कहते हैं हक ए शरबत। पूरे दिल्ली सल्तनत में सिंचाई करने वाला एकमात्र शासक है फिरोज शाह तुगलक।
अन्य किसी शासकों ने सिंचाई पर कर नहीं लगाया था। पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने सिंचाई कर लिया था, वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये लिए थे सिंचाई पर कर, और इस सिंचाई कर को कहते हैं हक ए सर्व। हक ए सर्व या फिर इसे ही कहते हैं सिंचाई कर। कर व्यवस्था जजिया कर, जकात कर, खुम्स कर, खराज कर, उसर कर, चराई कर, घराई कर, सिंचाई कर। जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है। यह मुसलमानों से, ब्राह्मणों से, स्त्री बुजुर्गों प्लस अपंगों से नहीं लिया जाता था। प्लस फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी सभी से लेते थे जजिया कर। उसके बाद है जकात कर। ये मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है, उनके संपत्ति का 40वां भाग। उसके आता है खुम्स कर, ये है युद्ध से लूटे गए धन का कर, जिसका 1/5 भाग सुल्तान रखते थे प्लस 4/5 भाग सैनिक रखते थे। पर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ये रखते थे 4/5 भाग। कारण था नकदी वेतन करते थे अपने सैनिकों को। उसके बाद आता है उसर कर, ये मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। खराज कर है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। 1/3 भाग लेते थे हर एक शासक, पर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ये दोनों लेते थे 1/2 भाग। उसके बाद घराई कर, झोपड़ी या घर से लिया जाने वाला कर। चराई कर, ये दुधाधारी पशुओं पर लिया जाने वाला कर है, दुधाधारी पशुओं पर चराई कर। उसके बाद है सिंचाई कर, या इसे ही कहते हैं हक ए सर्व। सिंचाई कर लागू करने वाला शासक है फिरोज शाह तुगलक। अब देखते हैं सल्तनत कालीन मुद्राएं और किन किन विभागों का निर्माण किए थे दिल्ली सल्तनत के शासक। तो पहले देखते हैं मुद्राएं। टंका, जीतल, संस्कनी, बहलोल, भीख और अद्धा, ये सब सिक्के चलाते थे दिल्ली सल्तनत के शासक। टंका अर्थात होता है चांदी का सिक्का, जीतल अर्थात तांबे का सिक्का, संस्गनी बहलोल सिक्का, बहलोल लोदी ने चालू किया था। भीख और अद्धा ये दोनों स्टार्ट किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। जौना खां के भाई मोहम्मद बिन तुगलक के भाई अर्जुना खां के भाई फिरोज शाह तुगलक सल्तनत कालीन मुद्राएं हैं टंका, जीतल, संस्गनी, बहलोल, भीख, अद्धा। टंका चांदी, जीतल तांबे का, संस्गनी बहलोल यह सिक्का है चांदी प्लस तांबे का, चांदी प्लस तांबे का सिक्का, जिसको स्टार्ट करते हैं बहलोल लोदी। उसके बाद है भीख और अद्धा, इसे प्रचलन में लाते हैं फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद देखते हैं विभाग। दीवान अमीर कोही, इसके संस्थापक हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, जौना खां। अमीर ए कोही, यह है कृषि विभाग। कृषि सुविधाओं को बेहतर करने के लिए दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, और ये कर लेते थे 1/2 भाग। सारे शासक लेते थे 1/3, पर ये लेते थे 1/2। दीवान ए खैरात, ये है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक धर्म के प्रति कट्टर शासक थे, पर इन्हीं के काल में सर्वाधिक दास देखे गए।
1,80,000 1,80,000 दास थे इनके शासनकाल में। फिरोज शाह तुगलक दीवान ए खैरात क्षेत्र था सुन्नी बेरोजगारों के लिए, सुन्नी बेरोजगारों के लिए। उसके बाद है दारुल ए सफा खाना। दारुल ए सफा खाना आप लोगों ने देखा ही होगा, सोनाक्षी सिन्हा की मूवी ऐसा कुछ है जो है खानदानी सफा खाना, वहाँ से याद रख सकते हैं। दारुल ए सफा खाना तो राजकीय अस्पताल, राजकीय अस्पताल सफा खाना। फिरोज शाह तुगलक जिसके संस्थापक हैं फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद है दीवान ए बंदगान। तो फिरोज शाह तुगलक के काल में ही सर्वाधिक दास थे, उन्हीं लोगों के देखभाल के लिए बनाते हैं दीवान ए बंदगान। फिरोज शाह तुगलक दासों के देखभाल हेतु, दासों के देखभाल हेतु दीवान ए बंदगान। उसके बाद है दीवान ए अर्ज, ये है सैन्य विभाग जिसके संस्थापक हैं बलबन। सैन्य विभाग, इसके सिजदा और पेबोस की नीति सर्वाधिक पूछी जाती है। सिजदा व पेबोस की नीति, रक्त लौह का सिद्धांत, ये सब इनसे पूछा जाता है। दीवान ए अर्ज ये है सैन्य विभाग और संस्थापक है बलबन। दीवान ए अमीर को ही ये है कृषि विभाग, संस्थापक है मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए खैरात दारुल ए सफा खाना, दीवान ए बंदगान, ये तीनों ही हैं फिरोज शाह तुगलक के। खैरात सुन्नी बेरोजगारों के लिए, सफा खाना है दासों राजकीय अस्पताल और बंदगान है दासों के देखभाल हेतु। दीवान ए अर्ज बलबन सैन्य विभाग है। अब देखते हैं अमीर खुसरो। ये हैं कवि प्लस इतिहासकार, इतिहासकार प्लस संगीतज्ञ अमीर खुसरो। इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का काल देखे हैं। 7 सुल्तानों का काल देखने वाले शासक हैं अमीर खुसरो। भले ही शासक मर गए पर उनके दरबारी कवि जीवित रहे और ये काल देखे थे 7 सुल्तानों का। 7 सुल्तानों का काल देखने वाला कवि इतिहासकार प्लस संगीतज्ञ है अमीर खुसरो। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अमीर खुसरो से क्वेश्चन पूछा जाता है। अमीर खुसरो ने किन 7 सुल्तानों का काल देखा है उसका ट्रिक बनाए हैं। उसका ट्रिक है बम के जाल में आ गया मुबारक शाह। बम के जाल में फंस गया है मुबारक शाह। अब देखते हैं बस है बलबन। अमीर खुसरो ने बलबन से अर्थात गुलाम वंश से गयासुद्दीन तुगलक तक के शासकों के दरबार में दरबारी कवि रहते हैं। बस है बलबन। बलबन पहला मोहम्मद के से कैकूबाद, के से कैकूबाद। उसके बाद जाल से है चौथा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी खिलजी। आ से अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी है खिलजी वंश के संस्थापक और अलाउद्दीन खिलजी हैं खिलजी वंश के महत्वपूर्ण शासक। जलालुद्दीन खिलजी के भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी।
उसके बाद आते हैं 6वें, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। और 7वें हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह। ये हो गए 7 सुल्तानों के नाम। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। बलबन, मोहम्मद, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक और मुबारक शाह। आखिरी शासक है गयासुद्दीन तुगलक, बट ट्रिक बनाए हैं इसीलिए वह 6वें नंबर पर आ रहा है, नहीं तो लास्ट में रहेगा गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने जिन भाषाओं का प्रयोग किया है वे है फारसी। पहले तो फारसी में रचनाएं करते थे, पर यहाँ के लोगों को समझ नहीं आता था तो उनके भाषाओं में रचना करने लगे। तो खड़ी बोली में उन्होंने स्टार्ट किया और उस खड़ी बोली को कहते थे हिंदवी। हिंदवी खड़ी बोली में अपनी रचनाएं करने का शुरू करते हैं अमीर खुसरो। उसके बाद देखते हैं इनके बचपन का नाम। इनके बचपन का नाम है अबुल हसन। अबुल हसन। अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक संरक्षण प्राप्त होता है। ये दरबारी कवि थे। बलबन गुलाम वंश के सबसे बुजुर्ग शासक। गुलाम वंश के सबसे बुजुर्ग शासक। बलबन से गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ये है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति गाजी मलिक, और इन्हें ही कहा जाता है गयासुद्दीन तुगलक। अब अमीर खुसरो को क्यों पढ़ रहे हैं? उनकी रचनाओं के कारण, और 7 सुल्तानों का काल देखे हैं इसीलिए। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं किरान उस सादेन, जो बुगरा खां और उसके बेटे कैकुबाद के मिलन का वर्णन है। इसमें मिलन का वर्णन किरान उस सादेन, बुगरा खां व उसके बेटे कैकुबाद के मिलन का वर्णन है इस रचना में। उसके बाद देखते हैं आशिका उल अनवर। ये है अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात विजय का वर्णन मिलता है आशिका उल अनवर में। और सबसे अधिक संरक्षण मिला था अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। उसके बाद महत्वपूर्ण रचना है तुगलका नामा। तुगलका नामा ये है इनकी आखिरी रचना। गयासुद्दीन तुगलक के विजय का वर्णन मिलता है तुगलका नामा में, और तुगलकाबाद शहर बसाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। तुगलका नामा में गयासुद्दीन तुगलक के विजय वर्णन की जानकारी मिलती है। ये है अमीर खुसरो की अंतिम रचना। उसके बाद चौथा देखते हैं देवल रानी खिजरखानी। ये है अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खां। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र हैं खिजर खां। इनके प्लस देवल की रानी, देवल की रानी है। इन दोनों की प्रेम कहानी पर आधारित है देवल रानी खिजरखानी रचना, जिसके रचनाकार हैं अमीर खुसरो। देवल रानी खिजरखानी, खिजरखानी, और राइटर हैं अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र और देवल की रानी के प्रेम का वर्णन मिलता है इस बुक से। अमीर खुसरो
कबीर इतिहासकार प्लस संगीतज्ञ। पीएससी में इन्हें इतिहासकार भी माना गया है, प्लस पीएससी में इन्हें कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ माना गया है, पर इन्हें व्यापम में इन्हें इतिहासकार माना नहीं गया है। ये थे कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ। इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। बलबन, महमूद, कैकुबा, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मुबारक शाह। बम के जाल में आ गया मुबारक शाह। ये है ट्रिक। इनकी रचनाएं थे फारसी में और हिंदवी में। ये खड़ी बोली है। बचपन का नाम है अबुल हसन। दरबारी कवि थे ये। अमीर खुसरो दरबारी कवि थे। गुलाम वंश से तुगलक वंश तक। बलबन से गयासुद्दीन तुगलक। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किरान उस सादिन, आशिका उल अनवर, तुगलकानामा और देवल रानी खिजरा खानी। यहाँ पर कंप्लीट होता है सल्तनत कालीन स्थापत्य, कर व्यवस्था, साहित्य कला और ये कवि के बारे में हर एक चीज पढ़ चुके हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।